हाँ जी, नमस्कार दोस्तों। मैं अशोक सप्राना ताज कैरियर इंस्टीट्यूट में आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूँ। मित्रों, आज जो हम बात करेंगे वो करेंगे डूंगरपुर जिले पर। ठीक है, डूंगरपुर जिले की स्थापना की अगर हम बात करें, डूंगरपुर जिले की जो स्थापना की थी वो की थी पृथ्वी सिंह ने। डूंगरपुर जिले की जो स्थापना की थी वो किसने की थी? पृथ्वी सिंह ने। ठीक है, लेकिन डूंगरपुर जो जिला सिटी है डूंगरपुर की, उसकी जो स्थापना की थी वो की थी डूंगर सिंह ने। ठीक है, डूंगरपुर जो सिटी है उसकी स्थापना किसने की थी? डूंगर सिंह या डूंग सिंह ने की थी। तो डूंगरपुर जिले की किसने की थी? वो की थी पृथ्वी सिंह ने। ठीक है, उसके बाद यहाँ स्थिति की बात करें हम, स्थिति देखो यहाँ पर, ये उत्तर दिशा हुई, ये दक्षिण, ये पूर्व और ये पश्चिम। ठीक है, तो स्थिति अगर हम देखेंगे यहाँ पर तो स्थिति कौन सी आती है? ये राजस्थान की, ये आएगी दक्षिण राजस्थान। कौन से राजस्थान में आएगा? दक्षिणी राजस्थान। अगर इसे भौतिक प्रदेश की दृष्टि से देखें कि कौन से भौतिक प्रदेश में आता है, तो भौतिक प्रदेश की दृष्टि से देखें, भौतिक प्रदेश तो वो आएगा दक्षिणी पूर्वी मैदान में, दक्षिणी पूर्वी मैदान में। ठीक है, भौतिक दृष्टि से कौन सी में आएगा? दक्षिणी पूर्वी मैदान में आएगा। स्थिति कैसी है? दक्षिण राजस्थान में स्थित है। अगर हम इसकी सीमा रेखा की बात करें, देखो सीमा लगती है इसकी फिर मध्य प्रदेश के साथ। किसके साथ लगेगी? मध्य प्रदेश के साथ। सीमा रेखा की अगर हम बात करें, सीमा रेखा, सीमा लगेगी इसकी मध्य प्रदेश के साथ। और जब मध्य प्रदेश के साथ सीमा लगेगी तो ये कैसी सीमा लगाता है? अंतरराज्यीय या अंतरराष्ट्रीय? अंतरराज्यीय सीमा लगाएगा। जो अन्य राज्य से लगी वो कैसी सीमा कहलाती है? अंतरराज्यीय सीमा। ठीक है, सीमा रेखा की बात हुई। उसके बाद यहाँ पर अगर हम मिट्टी को देखें तो मिट्टी है यहाँ पर लेटेराइट मिट्टी, लेटेराइट मिट्टी। जलवायु की बात करें, जलवायु है यहाँ पर अति आर्द्र जलवायु। कैसी जलवायु है? अति आर्द्र। अगर इसे हम कोपेन के अनुसार देखें, कोपेन के अनुसार तो ये आएगी AW में। ठीक है, अति आर्द्र जलवायु है। अगर इसे हम कोपेन के अनुसार देखें तो किस में आएगी? AW में आएगी। मिट्टी लेटेराइट हुई। वनस्पति है यहाँ पर सागवान। वनस्पति कौन सी है? सागवान वनस्पति, सागवान वनस्पति। उसके बाद बात आएगी यहाँ पर कृषि कैसी होती है? कृषि होती है यहाँ पर स्थानांतरित कृषि, स्थानांतर कृषि। और इस स्थानांतरित कृषि को क्या कहा जाता है? वालरा, चमाता या दजिया। स्थानांतरित कृषि को क्या कहा जाता है? वालरा कहा जाता है, इसे चमाता कहा जाता है और दजिया कहा जाता है। ठीक है, उसके बाद बात करें हम यहाँ पर, यहाँ का जो शुभंकर है वो क्या है? शुभंकर, शुभंकर है यहाँ पर जांगिल थोक, जांगिल थोक। शुभंकर क्या है यहाँ का? जांगिल थोक। ठीक है, लिंगानुपात देखें हम यहाँ का, लिंगानुपात वो है 9 से 94। और जनसंख्या घनत्व देखें, घनत्व है यहाँ 3 से 68। ये हुई यहाँ के बारे में सामान्य जानकारी। अंतरराज्यीय सीमा कहाँ से लगाता है? मध्य प्रदेश के साथ लगाता है। मिट्टी कैसी है? लेटेराइट मिट्टी है। जलवायु कैसी है यहाँ की? अति आर्द्र जलवायु है। कोपेन के अनुसार AW है। वनस्पति सागवान मिलती है।
कृषि कैसे की जाती है, यहाँ पर स्थानांतरित कृषि की जाती है, मतलब कुछ समय बाद वहां से दूसरी जगह कर दी जाती है। ये बारिश के साथ होती है, वर्षा के साथ शुरू होती है। वालरा कहा जाता है, इसे चमाता कहा जाता है, दजिया कहा जाता है, क्योंकि यहाँ पर भील जनजाति रहती है। शुभंकर क्या है, यहाँ का जंगल थोक है। लिंगानुपात 994 और जनसंख्या घनत्व कितना है इसका 368। उसके बाद हम यहाँ पर बात करें तो वो करेंगे इसके उपनामों की। उपनाम देखें, एक तो इसे भीलों की डांडी कहा जाता है, भीलों की डांडी। एक पहाड़ों की नगरी कहा जाता है, इसे क्या कहा जाता है, पहाड़ों की नगरी। उपनामों में देखें तो एक तो क्या कहा जाता है, इसे भीलों की नगरी, भीलों की डांडी कहा जाता है और पहाड़ों की नगरी कहा जाता है। अगर इसका प्राचीन नाम देखें हम, प्राचीन नाम उस समय क्या कहलाता था, ये प्राचीन समय में, तो प्राचीन नाम में कहलाता था ये वांगड़ प्रदेश। क्या कहलाता था, वांगड़ प्रदेश। डूंगरपुर और बांसवाड़ा दोनों जिले वांगड़ प्रदेश में आते हैं, ठीक है, डूंगरपुर और बांसवाड़ा दोनों। उसके बाद देखें यहाँ पर वो आएगी, यहाँ पर प्रमुख नदियां, और नदियों में सर्वप्रथम आएगी यहाँ पर माही नदी। कौन सी नदी आएगी, माही नदी। देखो उपनाम देखें माही नदी के उपनाम, वांगड़ की गंगा, वांगड़ या कांठल की गंगा, वांगड़ या कांठल की गंगा। दक्षिणी राजस्थान की, दक्षिणी राजस्थान की जीवन रेखा, जीवन रेखा दक्षिण राजस्थान की क्या कहलाती है, जीवन रेखा कहलाती है। वांगड़ या कांठल की क्या कहलाती है, गंगा कहलाती है, ठीक है। एक इसे आदिवासियों की गंगा कहा जाता है, आदिवासियों की गंगा, आदिवासियों की गंगा। एक इसे दक्षिण राजस्थान की स्वर्ण रेखा भी कहा जाता है, दक्षिणी राजस्थान की स्वर्ण रेखा। माही नदी पर हमने बात की थी, माही नदी के उपनाम देखो, वांगड़ या कांठल की गंगा। कांठल प्रदेश किसे कहा जाता है, प्रतापगढ़ और बांसवाड़ा के जो मध्य भूमि है उसको कांठल प्रदेश कहा जाता है, और ये उसमें कांठल का मैदान बनाती है बहकर, इसलिए इसे कांठल की गंगा कहा जाता है। वांगड़ प्रदेश किसे कहा जाता है, डूंगरपुर और बांसवाड़ा दोनों के मध्य की भूमि को वांगड़ प्रदेश कहा जाता है, ठीक है। उसके बाद दक्षिण राजस्थान की स्वर्ण रेखा कहा जाता है, क्योंकि दक्षिण राजस्थान की ये सबसे बड़ी नदी है, और सबसे बड़ी नदी होने के कारण इसे क्या कहा जाता है, दक्षिण राजस्थान की स्वर्ण रेखा या जीवन रेखा कहा जाता है, ठीक है। एक इसे आदिवासियों की गंगा कहा जाता है, क्योंकि वहां पर आदिवासी जनजाति रहती है, और आदिवासियों का, जनजातियों का यहाँ पर कुंभ भी लगता है बेड़ेश्वर धाम में, और बेड़ेश्वर धाम में यहाँ पर कुंभ लगने के, आदिवासियों का कुंभ लगता है, ठीक है, इसलिए इसे क्या कहा जाता है, आदिवासियों की गंगा कहा जाता है। उसके बाद यहाँ पर बात करें हम इसकी उद्गम की बात करें, इस नदी के, इस नदी का जो उद्गम होगा वो होगा अमरोरू पर्वत से, अमरोरू पर्वत। और ये अमरोरू पर्वत कहाँ पड़ता है, ये पड़ता है मध्य प्रदेश में। अमरोरू पर्वत कहाँ पड़ता है, मध्य प्रदेश में। अगर हम इसके उद्गम की बात करें तो ये निकलती कहाँ से है, अमरोरू पर्वत एमपी से, और एमपी से निकलने के बाद ये जो राजस्थान में एंट्री लेती है वो लेती है खादू गांव बांसवाड़ा से, ठीक है। राज्य में प्रवेश, अपने जो राजस्थान में जो प्रवेश करेगी, राज्य में प्रवेश कहां से लेगी, खादू गांव बांसवाड़ा से, खादू गांव बांसवाड़ा, ठीक है। राजस्थान प्रवेश कहां से लेगी, खादू गांव बांसवाड़ा से, ठीक है। राजस्थान में प्रवेश लेने के बाद इसे देखेंगे, इसकी और विशेषताएं है, कर्क रेखा को 2 बार पार करने वाली नदी, कर्क रेखा को 2 बार
2 बार पार करती है। जो कर्क रेखा है उसको कितनी बार पार करती है? 2 बार पार करती है। एक ये राजस्थान में उल्टे यू आकार में बहती है। कैसे बहती है? उल्टे यू आकार में बहती है। उल्टे यू आकार में बहती है। कर्क रेखा को 2 बार पार करती है, उल्टे यू आकार में बहती है। और विशेषता क्या है इसकी? और देखें यहां पर, इस पर एक माही बजाज सागर बांध बना हुआ है। माही बजाज सागर बांध। और ये कहां बना हुआ है? ये बांसवाड़ा में बना हुआ है। बांसवाड़ा, ठीक है। माही बजाज सागर बांध बना हुआ है। कहां पर बना हुआ है? बांसवाड़ा में बना हुआ है। और यह राज्य का सबसे लंबा बांध है। ध्यान रखना, राज्य का सबसे लंबा बांध माही बजाज सागर, राज्य का सबसे ऊंचा बांध जाखम बांध, कल पढ़ाया था हमने, ठीक है। राज्य का सबसे लंबा बांध, राज्य का सबसे लंबा बांध। अगर इसकी लंबाई की बात करें तो 3109 मीटर, ठीक है। राज्य का सबसे लंबा बांध है यहाँ पर बांसवाड़ा में। एक इस पर यहीं पर इसी बांध पर बनी हुई है माही परियोजना। क्या बनी हुई है? माही परियोजना। क्या बनी हुई है? माही परियोजना बनी हुई है माही सागर बांध पर, माही परियोजना। और ये परियोजना है जो ये मध्य प्रदेश और राजस्थान दोनों की संयुक्त है। मध्य प्रदेश व राजस्थान दोनों की, मध्य प्रदेश व राजस्थान दोनों की संयुक्त परियोजना है। दोनों की संयुक्त परियोजना, ठीक है सर। माही परियोजना बनी हुई है इस पर। और ये माही परियोजना है जो राजस्थान और मध्य प्रदेश की दोनों की कैसी है? संयुक्त परियोजना है। उसके बाद बात करें हम यहां पर, इस पर एक सुजलाम सुफलाम परियोजना भी बनी हुई है। सुजलाम सुफलाम परियोजना, बढ़िया परियोजना, ध्यान रखिए, इंपॉर्टेंट है ये। सुजलाम सुफलाम परियोजना का संबंध किस नदी से आता है? तो कौन सी नदी से आएगा? माही नदी से आएगा, ठीक है। एक इसी पर बोरखेड़ा शहर बसा हुआ है बांसवाड़ा में। कहां पर बसा हुआ है? बांसवाड़ा में। उसे बांसवाड़ा में पढ़ लेंगे हम। नेक्स्ट बात करो, देखो यहाँ की अमरोरू पर्वत एमपी से उद्गम होता है, खादू गांव बांसवाड़ा में प्रवेश करती है, ठीक है। बांसवाड़ा में प्रवेश करने के बाद यह कर्क रेखा को 2 बार काटती है, उल्टी एमपी में चले जाती है। उल्टे यू आकार में बहने वाली राजस्थान की एकमात्र नदी। इस पर बांसवाड़ा में कौन सा बांध बना हुआ है? माही बजाज सागर बांध बना हुआ है। यह राज्य का सबसे लंबा बांध है, ठीक है। उसके बाद देखें, इस पर माही परियोजना बनी हुई है जो मध्य प्रदेश और राजस्थान दोनों की संयुक्त परियोजना है। एक इस पर सुजलाम सुफलाम परियोजना बनी हुई है। नेक्स्ट बात करें, यहाँ पर एक और नदी आती है, सोम नदी। कौन सी नदी आती है? सोम नदी। और इस सोम नदी का जो उद्गम होता है वो होता है बीछामेड़ी की पहाड़ी, बीछामेड़ी की पहाड़ी। और ये बीछामेड़ी की पहाड़ी कहां पर है? उदयपुर में। कहां पर है? उदयपुर में, ठीक है। सोम नदी है, उद्गम कहां से होगा? बीछामेड़ी की पहाड़ी, उदयपुर से। उसके बाद देखें यहां पर, ये देखो, ये हुई माही नदी। कौन सी नदी है? माही नदी। उद्गम कहां से हुआ है इसका? अमरोरू पर्वत से। अमरोरू पर्वत एमपी से, ठीक है। माही नदी है, उल्टे यू आकार में बह रही है और कर्क रेखा को 2 बार काट रही है।
उसके बाद देखें यहाँ पर एक सोम नदी आएगी यहाँ से उदयपुर से। उदयपुर में कौन सा स्थान है यहाँ पर, ये है बीचमेड़ी की पहाड़ी। बीचमेड़ी की पहाड़ी, उदयपुर से कौन सी नदी निकली है यहाँ से, सोम नदी। ठीक है, सोम नदी आई है यहाँ से बीचमेड़ी की पहाड़ी उदयपुर से। उसके बाद एक और नदी आएगी यहीं पर, वो आएगी जाखम नदी। कौन सी नदी आएगी, जाखम नदी। जाखम नदी, और ये जाखम नदी का जो उद्गम होगा वो कहां से होगा, छोटी सादड़ी से। कहां से होगा, छोटी सादड़ी। छोटी सादड़ी ये कहां पर पड़ती है, प्रतापगढ़ में। देखो, तीन नदियों के बारे में हम बात कर रहे हैं। एक तो यहाँ पर जाखम है, एक कौन सी है यहाँ पर, माई नदी है, एक कौन सी है यहाँ पर, सोम नदी है। ठीक है, सोम नदी का जो उद्गम हुआ वो कहां से हुआ, बीचमेड़ी की पहाड़ी से। जाखम नदी का जो उद्गम हुआ वो कहां से हुआ, छोटी सादड़ी से। और माई नदी का उद्गम कहां से हुआ है, अमरोरू पर्वत, एमपी से। ठीक है साहब, ये यहाँ पर जो मिलन हो रहा है इनका, ये कहलाता है बेड़ेश्वर धाम। क्या कहलाएगा ये, बेड़ेश्वर धाम। बेड़ेश्वर धाम। और ये बेड़ेश्वर धाम कहां पड़ता है, ये पड़ता है डूंगरपुर में। कहां पड़ता है, डूंगरपुर में। डूंगरपुर में तीन नदियां आकर मिल रही हैं, माई, सोम और जाखम। तीनों का संगम है, माई, सोम और जाखम, बेड़ेश्वर धाम, डूंगरपुर में। ठीक है, इसे आदिवासियों का कुंभ कहा जाता है। बेड़ेश्वर धाम को क्या कहा जाता है, आदिवासियों का कुंभ। आदिवासियों का कुंभ या आदिवासियों का हरिद्वार, बेड़ेश्वर धाम, डूंगरपुर में। ठीक है, सोम नदी आती है। सोम नदी पर इस पर परियोजना बनी हुई है। और सोम नदी पर पहली परियोजना कौन सी है, वो है सोम कागदर परियोजना। एक परियोजना बनी हुई है यहाँ पर, और इस परियोजना का नाम क्या है, सोम कागदर परियोजना। सोम कागदर परियोजना। और ये कहां पर पड़ती है, ये पड़ती है उदयपुर में। ठीक है, सोम कागदर परियोजना बनी हुई है कौन सी नदी पर, सोम नदी पर। और कहां पर बनी हुई है ये, उदयपुर में। एक यहीं पर दूसरी परियोजना बनी हुई है, सोम कमला अम्बा। क्या नाम है इसका, सोम कमला अम्बा। सोम कमला अम्बा। ठीक है, और ये सोम कमला अम्बा है, ये कौन से जिले में बनी हुई है, ये बनी हुई है डूंगरपुर जिले में। ये दोनों चीज आपको ध्यान रखनी है। इस पर दो परियोजना बनी हुई है। एक तो कौन सी बन रही है, एक तो बन रही है सोम कागदर परियोजना। और सोम कागदर परियोजना कहां पर है, उदयपुर में है। एक कौन सी बनी हुई है इसी नदी पर, सोम कमला अम्बा। सोम कमला अम्बा वेरी मोस्ट लगा लेना। सोम कमला अम्बा परियोजना कम से कम 4-5 बार पूछ ली है अभी तक। सोम कमला अम्बा का कौन सी नदी से संबंध आता है, सोम नदी से आता है। कौन से जिले से संबंध है, डूंगरपुर में। ठीक है, और इसी नाम की सोम कागदर परियोजना है, वो कहां पर है, उदयपुर में। कौन सी नदी पर है, सोम नदी पर है। दोनों सोम नदियों पर है, जिले दोनों के अलग अलग हैं। एक कौन सी है, उदयपुर में है सोम कागदर परियोजना। और सोम कमलाम्बा कहां पर है, डूंगरपुर में। ठीक है, उसके बाद बात करें, यहाँ पर जाखम नदी आती है और इस पर जाखम बांध बना हुआ है। कौन सा बांध बना हुआ है, जाखम बांध। जाखम बांध। और ये जाखम बांध कहां पर बना है, प्रतापगढ़ में। ठीक है, यह राज्य का सबसे ऊंचा बांध है। राज्य का सबसे ऊंचा बांध। अगर ऊंचाई की बात करें तो 81 मीटर ऊंचा है। ठीक है, राज्य का सबसे लंबा बांध तो कौन सा होगा, माही बाजार सागर बांध होगा। वो कौन सी पर है, माही नदी पर है। और सबसे ऊंचा बांध कौन सा है, जाखम बांध है। ठीक है, इसकी ऊंचाई कितनी है, 81 मीटर है। उसके बाद यहां पर देखें, बेड़ेश्वर धाम के पास यहीं पर एक शिवजी का मंदिर है। यहीं पर बेड़ेश्वर धाम में खंडित शिवलिंग, खंडित शिवलिंग मंदिर, खंडित शिवलिंग मंदिर है यहीं पर। कहां पर, बेड़ेश्वर धाम में ही।
इसे भीलों का कुंभ या हरिद्वार कहा जाता है। यहीं पर है बेड़ेश्वर धाम में, ठीक है। यहाँ पर जो मेला लगता है, मेला कब लगता है? मेला लगता है माघ शुक्ल 11 को। मेला कब लगता है यहाँ पर? माघ शुक्ल 11 से पूर्णिमा तक, ठीक है। माघ शुक्ल 11 से पूर्णिमा तक क्या लगता है? यहाँ पर मेला लगता है। बेड़ेश्वर धाम आदिवासियों का कुंभ या हरिद्वार कहा जाता है। आदिवासी यहाँ पर जनजाति रहती है, इसलिए इसको क्या कहा जाता है? आदिवासियों का कुंभ या हरिद्वार कहा जाता है, ठीक है। यहीं पर खंडित शिवलिंग है, इसकी ये पूजा करते हैं। इनका ये आराध्य देव है खंडित शिवलिंग है जो, ठीक है। ये हुई सोम नदी के बारे में बात। सोम नदी पर एक तो सोम कागदर परियोजना है उदयपुर में, एक इस पर सोम कमलांबा परियोजना है, ये कहाँ पर है? डूंगरपुर में। उसके बाद इन तीनों नदियों का जो संगम है वो कहाँ पर है? बेड़ेश्वर धाम में है, माही सोम जाखम। ऐसे ध्यान रख लेना, नहीं MSJ ट्रैक है ये, MSJ माही सोम जाखम, तीनों का संगम कहाँ पर है? बेड़ेश्वर में। बेड़ेश्वर में माही सोम जाखम तीनों का संगम है, ठीक है साहब। उसके बाद बात करें हम यहाँ पर, एक और नदी आती है जिसका नाम है अनास नदी। कौन सी नदी आती है? अनास नदी। अनास नदी, इस अनास नदी का जो उद्गम है वो भी MP से ही है, उद्गम मध्य प्रदेश के। लेकिन आपको जो इसमें ध्यान रखना है, ये राजस्थान में जो प्रवेश करती है, राज्य में प्रवेश वो करती है मेलेडी खेड़ा गांव, मेलेडी खेड़ा गांव, और ये कहाँ पड़ता है? बांसवाड़ा में। हालांकि इस नदी को हम जब बांसवाड़ा पढ़ाएंगे, जब दोबारा एक बार फिर रिपीट करेंगे इसको, अनास नदी पर, इस पर जो सबसे मोस्ट चीज है वो है, इस पर राज्य का दूसरा हैंगिंग ब्रिज बना गया है। हैंगिंग ब्रिज, राज्य का दूसरा हैंगिंग ब्रिज। राज्य का प्रथम हैंगिंग ब्रिज कौन सी नदी पर है? चंबल नदी पर, कोटा में, ठीक है। प्रथम कहां पर है? चंबल नदी पर। चंबल नदी पर कहां पर है? कोटा में। लेकिन राज्य का दूसरा हैंगिंग ब्रिज है वो कौन सी नदी पर बनाया गया है? अनास नदी पर बनाया गया है। कहां पर? बांसवाड़ा में, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर एक और नदी आती है छोटी सी, मोरेल नदी। कौन सी नदी है? मोरेल नदी। वैसे मोरेल नदी का जो उद्गम है वो डूंगरपुर की पहाड़ियों से होता है। उद्गम कहां से है? डूंगरपुर की पहाड़ियों से। उद्गम कहां से? डूंगरपुर की पहाड़ियों से। और ये गलियाकोट डूंगरपुर में जाकर, गलियाकोट डूंगरपुर, गलियाकोट डूंगरपुर में जाकर माही नदी में मिल जाती है। कौन सी नदी में मिल जाती है? माही नदी में। गलियाकोट डूंगरपुर में जाकर कौन सी नदी में मिल जाती है? माही नदी में मिल जाती है, ठीक है। एक गलियाकोट डूंगरपुर में क्या स्थित है? एक है संत फखरुद्दीन की मजार है। यहीं पर क्या बनी हुई है? संत फखरुद्दीन की मजार। संत फखरुद्दीन, आगे लिखाऊंगा इसे। गलियाकोट डूंगरपुर में क्या है? संत फखरुद्दीन की मजार। संत फखरुद्दीन मजार कहां पर है? गलियाकोट डूंगरपुर, ठीक है। संत फखरुद्दीन की मजार है। कौन सी नदी के किनारे है? नदी है माही नदी के किनारे। माही नदी के किनारे संत फखरुद्दीन की मजार है। एक गलियाकोट का ही रमकड़ा उद्योग प्रसिद्ध है। यहीं का क्या प्रसिद्ध है?
रमकड़ा उद्योग। गलियाकोट डूंगरपुर में एक तो अनास नदी का मिलन होता है माही नदी में, दूसरी बात यहाँ पर संत फकरुद्दीन के मजार है गलियाकोट डूंगरपुर में। एक यहीं का गलियाकोट डूंगरपुर का क्या प्रसिद्ध है, रमकड़ा उद्योग प्रसिद्ध है। ठीक है सर। उसके बाद हम यहाँ पर नेक्स्ट बात करते हैं, वो करेंगे यहाँ पर एक सिंचाई परियोजना और है, सिंचाई परियोजना, और वो सिंचाई परियोजना कौन सी है, भीखाबाई सीगवाड़ा, भीखाबाई सागवाड़ा परियोजना। ठीक है, ये कहां पर है, डूंगरपुर में। क्वेश्चन आता है भीखाबाई सागवाड़ा परियोजना का संबंध किस जिले से है, तो वो कौन से आएगा, डूंगरपुर से। उसके बाद बात करें हम यहाँ पर, वो आएंगी प्रमुख झीलें, प्रमुख झीलें। प्रमुख झीलों में कौन सी है, पहली आएगी गैब सागर झील, गैब सागर झील, या एडवर्ड झील। गैब सागर झील या एडवर्ड झील छोटी झील है, लेकिन एक बार पूछ ली थी ये गैब सागर झील का संबंध किस जिले से आता है, तो डूंगरपुर जिले से आएगा। ठीक है, इस गैब सागर झील के किनारे क्या है, एक तो यहाँ पर बादल महल बना हुआ है। क्या बना हुआ है, बादल महल। गैब सागर झील के किनारे एक तो बादल महल बना हुआ है, एक कालीबाई का पैनोरमा बनी हुई है। कालीबाई की क्या बनी हुई है, पैनोरमा बनी हुई है। कालीबाई को राजस्थान का क्या कहा जाता है, एकलव्य कहा जाता है, राजस्थान की साक्षरता की देवी कहा जाता है। किसे कहा जाता है, कालीबाई को। ठीक है, एक तो यहाँ पर बादल महल बना हुआ है। उसके बाद गैब सागर झील के किनारे क्या बनी हुई है, कालीबाई पैनोरमा, कालीबाई पैनोरमा क्या बनी हुई है, यहाँ पर कालीबाई पैनोरमा बनी हुई है। और कालीबाई को क्या कहा जाता है, कालीबाई को राजस्थान का एकलव्य, राजस्थान का एकलव्य। दूसरा क्या कहा जाता है इसे, राजस्थान की साक्षरता की देवी, राजस्थान की साक्षरता की देवी। राजस्थान का एकलव्य कहा जाता है और राजस्थान की साक्षरता की देवी कहा जाता है, उसको कहा जाता है कालीबाई को। और कालीबाई की पैनोरमा कहाँ बनी हुई है, गैब सागर झील के किनारे डूंगरपुर में। उसके बाद देखें यहीं पर इसी झील के किनारे एक थम्बिया महल बना हुआ है, एक थम्बिया महल। क्या बना हुआ है, एक थम्बिया महल बना हुआ है। और ये जो एक थम्बिया महल है ये 3 मंजिला है। कितना है, 3 मंजिला। इसका जो निर्माता है वो कौन है, निर्माता है इसका शिव सिंह। निर्माता कौन है, शिव सिंह। ध्यान रखना आपको, एक थम्बिया, जब क्वेश्चन आवे एक थम्बिया महल तो वो कौन सा है, डूंगरपुर में। और जब क्वेश्चन आवे एक थम्बा महल वो है जोधपुर में। ठीक है, दोनों चीज नोट करके रखना। एक थम्बा, खाली एक थम्बा आवे, एक थम्बा महल, ये कहां पर है, जोधपुर में। एक थम्बा महल कहां पर है, जोधपुर में। और एक थम्बिया महल कहां पर है, डूंगरपुर में। किस झील के किनारे, गैब सागर झील के किनारे। निर्माता कौन था इसका, शिव सिंह था। उसके बाद यहाँ पर इसी झील के किनारे है उदय विलास महल। क्या है, उदय विलास महल। उदय विलास महल है इसी झील के किनारे। इसमें क्या है, राज परिवार का शाही निवास था। ये राज परिवार का शाही निवास का शाही निवास। राज परिवार का शाही निवास कौन सा महल है, उदय विलास महल। एक यहीं पर
शिव ज्ञानेश्वर शिवालय बना हुआ है। शिव ज्ञानेश्वर शिवालय क्या बना हुआ है यहीं पर? शिव ज्ञानेश्वर शिवालय बना हुआ है। इसका जो निर्माता था वो भी शिव सिंह था। निर्माता कौन है? निर्माता शिव सिंह। शिव ज्ञानेश्वर शिवालय बना हुआ है। एक यहाँ पर विजय राजेश्वर मंदिर बना हुआ है। विजय राजेश्वर मंदिर, विजय राजेश्वर मंदिर। और ये विजय राजेश्वर मंदिर है जो शिव और पार्वती को समर्पित है। शिव व पार्वती को समर्पित। शिव व पार्वती को समर्पित है विजय राजेश्वर मंदिर। ठीक है। इसका जो निर्माता देखें तो निर्माता थी इसकी रानी उम्मेद कंवर। निर्माता कौन थी? रानी उम्मेद कंवर। निर्माता कौन थी इसकी? रानी उम्मेद कंवर। ठीक है। ये हुई हमारी एडवर्ड झील या गैब सागर झील के बारे में बात। एक बार देखो, एडवर्ड झील यहाँ पर बादल महल बना हुआ है। एक यहाँ पर कालीबाई पैनोरमा बनी हुई है। कालीबाई को राजस्थान का एकलव्य कहा जाता है, राजस्थान की साक्षरता की देवी कहा जाता है। उसके बाद यहाँ पर एक थम्य महल बना हुआ है, यह 3 मंजिल के आकार का है और इसका निर्माता कौन है? शिव सिंह। वेरी मोट लगा लेना, क्वेश्चन बढ़िया है। शिव सिंह। उसके बाद एक थम्या महल तो यहाँ पर है और क्वेश्चन आता है एक थम्मा महल कहाँ है? ये कहाँ पर है? ये है जोधपुर में। उदय विलास महल यहाँ राज परिवार का शाही निवास था। ये भी गैब सागर झील के किनारे। शिव ज्ञानेश्वर शिवालय है, इसका निर्माता कौन है? शिव सिंह है। एक यहाँ पर विजय राजेश्वर मंदिर है जो शिव और पार्वती को समर्पित है। इसका निर्माण किसने करवाया था? रानी उम्मेद कंवर ने करवाया था। ठीक है। एक इसी जिले से संबंध आती है कुंजेला झील। कुंजेला झील, कुंजेला झील छोटी सी झील है ये, डिटेल इसकी कुछ है नहीं है। कुंजेला झील आपको वैसे ध्यान रखनी है। उसके बाद यहाँ पर एक बावड़ी आती है, नवलखा बावड़ी। नवलखा बावड़ी। एक आती है यहाँ पर केला बावड़ी। केला बावड़ी। नवलखा जो बावड़ी है इसका अगर हम निर्माता देखें तो निर्माता है इसकी निर्माता प्रीतम देवी। प्रीतम देवी। ठीक है। नवलखा बावड़ी है और नवलखा दरवाजा किसके लिए का है? वो है रणथंभौर दुर्ग का। ठीक है। ये चीज आपको ध्यान रखनी है। एक केला बावड़ी है, एक नवलखा बावड़ी है यहाँ पर। उसके बाद अगर हम यहाँ पर बात करें वो करेंगे यहाँ के प्रमुख मंदिरों की। वो प्रमुख मंदिरों में देखें हम, यहाँ पर पहला मंदिर आएगा प्रमुख मंदिर। मंदिरों में देखें तो पहला आएगा यहाँ पर मुरला गणेश मंदिर। मुरला गणेश मंदिर क्या है यहाँ पर? एक है मुरला गणेश मंदिर है यहीं पर। उसके बाद यहाँ पर श्रीनाथ जी का मंदिर है। क्या है यहाँ पर? श्रीनाथ जी का मंदिर। श्रीनाथ जी का मंदिर है और ये श्रीनाथ जी का मंदिर है, ये वल्लभ संप्रदाय से संबंधित है। वल्लभ संप्रदाय। ठीक है। श्रीनाथ जी का मंदिर है और ये किससे संबंधित है? वल्लभ संप्रदाय से। ठीक है। इसमें जो कृष्ण भगवान के बाल रूप की पूजा की जाती है, श्री कृष्ण भगवान के बाल रूप की पूजा की जाती है। श्रीनाथ जी का मंदिर। एक आपको ध्यान रखना, श्रीनाथ जी का मंदिर राजसमंद में भी है। ठीक है। राजसमंद झील के किनारे कांकरौली राजसमंद में है श्रीनाथ जी का मंदिर। वो भी वल्लभ संप्रदाय को संबंधित है। वहाँ की पिछवाइयाँ प्रसिद्ध हैं, ये ध्यान रखना है।
ये भी श्रीनाथ जी का मंदिर कहाँ पर है? डूंगरपुर में है। एक यहाँ पर क्या है? मुरला गणेश जी का मंदिर है। उसके बाद बात करें हम यहाँ पर, तो वो आएगा यहाँ पर देव सोमनाथ का मंदिर। देव सोमनाथ मंदिर, देव सोमनाथ मंदिर, देव सोमनाथ मंदिर है। यह शिव जी को समर्पित है, शिव जी को समर्पित। यह माही नदी के तट पर है, माही नदी के किनारे। ठीक है। एक देखें, इसका जो निर्माण हुआ था वो एक रात में बताया जाता है। निर्माण कब हुआ था? निर्माण एक रात में। क्या है यहाँ पर? देव सोमनाथ का मंदिर है। यह शिव जी भगवान को समर्पित है और माही नदी के किनारे है। इसका जो निर्माण हुआ था इस मंदिर का, जो एक रात में हुआ था। ठीक है साहब। उसके बाद बात करें यहाँ पर एक गबरीबाई का मंदिर है। क्या है यहाँ पर? गबरीबाई का, गबरीबाई का मंदिर। क्या है यहाँ पर? गबरीबाई जी का मंदिर है। इसका जो निर्माता था, निर्माता वो थे मारावल शिव सिंह। मारावल शिव सिंह, निर्माता कौन था? मारावल शिव सिंह। और गबरीबाई को क्या कहा जाता है? वांगड़ की मीरा कहा जाता है। क्या कहा जाता है? वांगड़ की मीरा। गबरीबाई को क्या कहा जाता है? वांगड़ की मीरा कहा जाता है। ठीक है। एक देव सोमनाथ मंदिर है, एक गबरीबाई का मंदिर है। इसे क्या कहा जाता है? वांगड़ की मीरा कहा जाता है। उसके बाद बात करें हम यहाँ पर, एक यहाँ का जूना महल प्रसिद्ध है। जूना महल, मोस्ट लगा लेना, जूना महल। ठीक है। जूना महल निर्माता, निर्माता महारावीर सिंह। महारावल वीर सिंह, निर्माता कौन है? महारावल वीर सिंह है। यह 7 मंजिला है। कितना है? 7 मंजिला। महारावल वीर सिंह है, 7 मंजिला है। और ये धनावा की पहाड़ी पर बना हुआ है। कहाँ बना हुआ है? धनावा की पहाड़ी। धनावा की पहाड़ी, गैब सागर झील के किनारे। गैब सागर झील के किनारे जूना महल। ठीक है। निर्माता महारावल वीर सिंह, 7 मंजिला, गैब सागर झील के किनारे, धनावा की पहाड़ी पर। उसके बाद बात करें यहाँ पर, एक आएगा यहाँ पर संत मावजी। क्या आएंगे? संत मावजी। और ये जो संत मावजी हैं, इनका जो संबंध है, इनका जो जन्म हुआ था वो हुआ था सावला गांव में। सावला गांव, डूंगरपुर। संत मावजी का संबंध कहां से था? जन्म कहां हुआ था? सावला गांव, डूंगरपुर। इसे वांगड़ का धनी कहा जाता है। वांगड़ का धनी, वांगड़ का धनी कहा जाता है। संत मावजी का जो जन्म हुआ था कहाँ हुआ था? सावला गांव, डूंगरपुर में हुआ था। इसे वांगड़ का धनी कहा जाता है। ठीक है। उसके बाद देखें यहाँ पर संत मावजी है जो, ये कृष्ण भगवान के कल्कि का अवतार माने जाते हैं। कृष्ण भगवान की जो पूजा करते थे वो कल्कि अवतार में करते थे। कल्कि अवतार में, या निष्कलंक, निष्कलंकी अवतार। मतलब जो ये कृष्ण भगवान की जो पूजा करते थे, ये करते थे कि कृष्ण भगवान पर कोई भी आरोप नहीं है, वो निष्कलंकी है। इसलिए इन्होंने अपना जो संप्रदाय चलाया था उसका नाम भी निष्कलंकी संप्रदाय था। निष्कलंकी, निष्कलंकी
संप्रदाय, ठीक है। इनका जो संप्रदाय था वो कौन सा था? निष्कलंकी संप्रदाय था। संत महावीर जी के जो ग्रंथ था वो चौपड़ा कहलाता है। संत महावीर जी का ग्रंथ क्या कहलाता है? चौपड़ा कहलाता है। संत महावीर जी का ग्रंथ क्या कहलाता है? चौपड़ा कहलाता है। वेरी मोस्ट लगा लेना, कई बार पूछ लिया है। संत महावीर जी का ग्रंथ क्या कहलाता है? चौपड़ा कहलाता है, ठीक है। इन्होंने अछूतों के लिए, संत महावीर जी ने अछूतों के लिए लसोड़िया आंदोलन चलाया था। लसोड़िया आंदोलन। संत महावीर जी का जन्म सावला गांव डूंगरपुर से होता है, ठीक है। ये जो कृष्ण भगवान की पूजा करते हैं ये निष्कलंक अवतार में करते हैं, ठीक है। दूसरी बात, इनका जो संप्रदाय था वो कौन सा था? निष्कलंकी संप्रदाय। निष्कलंकी संप्रदाय। संत महावीर जी का जो ग्रंथ है वो क्या कहलाता है? चौपड़ा कहलाता है। ये ध्यान रखना, आपको वेरी मोस्ट लगाना है। उसके बाद इन्होंने जो अछूतों के लिए जो आंदोलन चलाया था वो कौन सा था? लसोड़िया आंदोलन था, ठीक है सर। उसके बाद यहाँ पर प्रमुख मेले देखते हैं। प्रमुख मेलों में कौन से आते हैं? एक आता है हड़मतिया का मेला। हड़मतिया मेला। हड़मतिया मेला। नीला पानी मेला। नीला पानी मेला। हड़मतिया मेला, नीला पानी मेला, ये दोनों लगते हैं कार्तिक पूर्णिमा को। कब लगते हैं? कार्तिक पूर्णिमा को। नीला पानी मेला और हड़मतिया मेला। उसके बाद यहाँ पर एक वांगड़ महोत्सव मनाया जाता है। वांगड़ महोत्सव। वांगड़ महोत्सव मनाया जाता है। एक यहीं बीजवा माता का मेला लगता है। बीजवा माता का मेला। बीजवा माता का मेला लगता है। और ये कब लगता है? शीतला सप्तमी को। शीतला सप्तमी। ये यहाँ के प्रमुख मेले हैं। एक तो हड़मतिया का मेला, नीला पानी मेला। नीला पानी मेला बढ़िया है, एक बार पूछ लिया गया है। नीला पानी मेला कार्तिक पूर्णिमा को लगते हैं ये दोनों। उसके बाद यहाँ पर वांगड़ महोत्सव मनाया जाता है। और बीजवा माता का मेला ये कब लगता है? शीतलाष्टमी को लगता है। उसके बाद यहाँ पर एक व्यक्ति का संबंध आता है, भोगीलाल पांड्या। भोगीलाल पांड्या, ठीक है। इन्हें वांगड़ का गांधी कहा जाता है। वांगड़ का गांधी। वांगड़ का गांधी कहा जाता है। इन्होंने डूंगरपुर प्रजामंडल की स्थापना की थी। डूंगरपुर प्रजामंडल की स्थापना की थी 1944 में, ठीक है। डूंगरपुर प्रजामंडल की स्थापना की थी। और इन्होंने वांगड़ सेवा संघ की स्थापना की थी। वांगड़ सेवा संघ की स्थापना। वांगड़ सेवा संघ की स्थापना की थी। डूंगरपुर प्रजामंडल की स्थापना की थी 1944 में। इन्हें वांगड़ का क्या कहा जाता है? गांधी कहा जाता है। एक यहीं पर संबंध आता है गुरु गोविंद गिरी। गुरु गोविंद गिरी। गुरु गोविंद गिरी इन्होंने 1883 में संप सभा की स्थापना की थी। संप सभा 1883 में संप सभा की स्थापना की थी। इन्होंने भगत आंदोलन चलवाया था। भगत आंदोलन। संप सभा की स्थापना की थी। इनका जो संबंध आता है वो बंजारा जाति से आता है। बंजारा। संप सभा, जिन कितनी बार पूछ लिया ये क्वेश्चन, संप सभा की स्थापना कब की गई थी? यही आता है, डेट पूछते हैं अधिकतर इसमें।
संसद सभा की स्थापना कब की गई थी? 1883 में की थी। किसने की थी? गुरु गोविंद गिरी ने की थी। ठीक है, गुरु गोविंद ने भगत आंदोलन चलाया था और इनका संबंध किस बंजारा परिवार से आता है। उसके बाद यहाँ पर जो डूंगरपुर प्रजामंडल की स्थापना की थी वो की थी भोगीलाल पंड्या ने। कब की थी? 1944 में। वांगड़ सेवा संघ की स्थापना की थी। इन्हें क्या कहा जाता है? वांगड़ का गांधी कहा जाता है। उसके बाद देखें यहाँ का गबरी नृत्य प्रसिद्ध है। गबरी नृत्य का संबंध किस जिले से आता है? डूंगरपुर जिले से। ठीक है, यह रक्षाबंधन से 40 दिन तक चलता है। रक्षाबंधन से 40 दिन तक। ठीक है, यह पार्वती जी के पीयर गमन पर आधारित कथा पर है। पीयर गमन पर आधारित कथा पर है। रक्षाबंधन से 40 दिन तक चलता है। इसे लोक नाट्यों का मेरु नाट्य कहा जाता है। क्या कहा जाता है? लोक नाट्यों का मेरु नाट्य। ये मोस्ट लगाना है ना, लोक नाट्यों का मेरु नाट्य किसे कहा जाता है? गबरी को कहा जाता है। ठीक है, एकमात्र लोकनाट्य जो दिन में प्रदर्शित होता है। और यह कौन सी जनजाति द्वारा किया जाता है? भील जनजाति द्वारा किया जाता है। भील जनजाति। कौन सी जनजाति द्वारा किया जाता है? भील जनजाति द्वारा किया जाता है। उसके बाद देखें इसमें अन्य जिले। इस जिले का सर्वाधिक लिंगानुपात है। सर्वाधिक लिंगानुपात वाला जिला, सर्वाधिक लिंगानुपात वाला जिला। ठीक है, सर्वाधिक लिंगानुपात वाला जिला। एक यहाँ पर राज्य का प्रथम जैविक गांव, राज्य का प्रथम जैविक गांव स्थापित है। एक यहां पर देखें, राज्य का प्रथम पूर्ण साक्षर, राज्य का प्रथम पूर्ण साक्षर आदिवासी जिला। राज्य का प्रथम पूर्ण साक्षर आदिवासी जिला। ठीक है सर, इस प्रकार हमारा ये जिला खत्म होता है। एक बार इसे पुनः रिपीट करूंगा। देखो, आज जो हमने बात की थी वो की थी डूंगरपुर के बारे में। इसकी जो स्थापना की थी वो की थी पृथ्वी सिंह ने। ठीक है, लेकिन डूंगरपुर जो सिटी है उसकी जो स्थापना की थी वो किसने की थी? वो की थी डूंगर सिंह ने। ठीक है सर, उसके बाद यहाँ की जो स्थिति देखें तो ये दक्षिण राजस्थान में आता है। कहाँ आता है? दक्षिण राजस्थान में। भौतिक प्रदेश की दृष्टि से देखें दक्षिणी पूर्वी मैदान में आता है ये। नेक्स्ट बात की थी सीमा रेखी मध्य प्रदेश के साथ लगती है। मिट्टी लेटेराइट है। जलवायु अति आर्द्र है। कोपेन के अनुसार EW है। वनस्पति सागवान है। कृषि यहाँ पर स्थानांतरित कृषि की जाती है। शुभंकर क्या है? यहाँ का जंगल थोक शुभंकर है। लिंगानुपात 9 से 94 और घनत्व कितना? 3 से 68। उसके बाद बात की थी हमने इसके उपनामों की। भीलों की डाड़ी कहा जाता है। पहाड़ों की नगरी कहा जाता है। प्राचीन नाम क्या था? इसे प्राचीन समय में वांगड़ प्रदेश कहा जाता था। ठीक है सर, प्रमुख नदियों की बात करें, यहाँ पर माही नदी, उपनाम वांगड़ या कांठल की गंगा, दक्षिण राजस्थान की जीवन रेखा, आदिवासियों की गंगा, दक्षिण राजस्थान की स्वर्ग रेखा। उद्गम कहाँ से हुआ? अमरोरू पर्वत MP से हुआ था। राजस्थान में जो प्रवेश करती है खांडू गांव बांसवाड़ा से करती है। कर्क रेखा को 2 बार काटती है
उल्टे यू आकार में बहती है। इस पर माही बजाज सागर बांध बना हुआ है, माही परियोजना बनी हुई है, सुजलाम सुफलाम परियोजना इसी पर स्थित है। उसके बाद बात की थी हमने सोम नदी की। सोम नदी का जो उद्गम होता है वो बीचमेड़ी पहाड़ी उदयपुर से होता है। उसके बाद इस पर दो परियोजना बनी हुई है। एक तो कौन सी बनी हुई है, सोम कागदर परियोजना, और एक कौन सी है, सोम कमला अम्बा। दो परियोजना। सोम कमला अम्बा कहाँ पर है, डूंगरपुर में। सोम कागदर परियोजना कहाँ पर है, उदयपुर में। ठीक है। उसके बाद इन तीन नदियों का संगम होता है यहाँ पर, जाखम, माही जाखम और सोम, इन तीनों का बेड़ेश्वर धाम में होता है। बेड़ेश्वर धाम को क्या कहा जाता है, आदिवासियों का कुंभ या हरिद्वार कहा जाता है। यहाँ पर जो मेला लगता है माघ शुक्ल 11 से 15 पूर्णिमा तक लगता है। उसके बाद बात की थी हमने अनास नदी का, मध्य प्रदेश से उद्गम और राज्य में जो प्रवेश करती है मेली खेड़ा बांसवाड़ा से करती है। इस पर राज्य का दूसरा हैंगिंग ब्रिज बना हुआ है, जबकि प्रथम चंबल नदी पर बना हुआ है। नेक्स्ट बात की थी हमने मोरेल नदी की। उद्गम डूंगरपुर की पहाड़ियां, गलियाकोट डूंगरपुर में जाकर माही नदी में विलीन हो जाती है। यहाँ पर एक संत फखरुद्दीन की दरगाह मजार बनी हुई है गलियाकोट डूंगरपुर में, माही नदी के किनारे। और गलियाकोट डूंगरपुर का एक कौन सा उद्योग प्रसिद्ध है, रमकड़ा उद्योग प्रसिद्ध है। सिंचाई परियोजना की यहाँ पर एक भीखाबाई सिंचाई परियोजना है डूंगरपुर में। उसके बाद झीलों की बात की थी। झीलों में बात आई थी गैब सागर झील की। ठीक है, कौन सी, गैब सागर। यहाँ पर बादल महल स्थित है, कालीबाई की पैनोरमा है, एक तंबिया महल बना हुआ है, उदय विलास महल बना हुआ है, शिव ज्ञानेश्वर शिवालय है, विजय राजेश्वर मंदिर बना हुआ है। उसके बाद देखें यहाँ पर पंजेला झील है, नवलखा बावड़ी है जिसका निर्माता प्रीतम देवी थी, रानी प्रीतम देवी। केला बावड़ी बनी हुई है। उसके बाद प्रमुख मंदिरों की बात की थी। मुल्ला गणेश मंदिर, श्रीनाथ जी का मंदिर वल्लभ संप्रदाय से संबंधित है, कृष्ण भगवान को समर्पित है। नेक्स्ट जो बात की थी हमने वो की थी देव सोमनाथ मंदिर है, यहाँ पर शिव को समर्पित है, शिव जी को, और माही नदी के किनारे है, और एक रात में इस मंदिर का निर्माण करवाया गया था। नेक्स्ट बात की थी हमने गौरीबाई जी का मंदिर है, जिसे वांगड़ की मेरा कहा जाता है। इसका निर्माता कौन था, शिव सिंह था। जूना महल बना हुआ है, निर्माता कौन था, वीर सिंह, महारावल वीर सिंह। 7 मंजिला है, धनाबा की पहाड़ी पर है, गैब सागर झील के किनारे। संत मावजी का संबंध कहाँ से आता है, सावला गांव डूंगरपुर से आता है। इसे वांगड़ का धनी कहा जाता है। कल्कि का इन्होंने जो श्री कृष्ण भगवान को निष्कलंकी के रूप में पूजा की थी, इसलिए इनका जो संप्रदाय है वो निष्कलंकी संप्रदाय है। इन्होंने अछूतों के लिए लसोड़ी आंदोलन चलवाया था, और इनका ग्रंथ है जो चौपड़ा है। उसके बाद प्रमुख मेलों की बात की थी। मेलों में हड़मतिया मेला, नीला पानी मेला, वांगड़ महोत्सव, बीजवा माता का मेला। भोगीलाल पांड्या का संबंध इसी जिले से आता है, जिन्हें वांगड़ का गांधी कहा जाता है। डूंगरपुर का प्रजामंडल की स्थापना की थी 1944 में, और वांगड़ सेवा संघ की स्थापना की थी। ठीक है सर। गुरु गोविंद गिरी 1883 में संत सभा की स्थापना की थी, भगत आंदोलन चलवाया था, और बंजारा परिवार से इनका संबंध आता है। गौरी नृत्य रक्षाबंधन से 40 दिन तक चलता है। इसमें शिव और पार्वती के पियर जीवन कथा का वर्णन मिलता है, और इसे लोक नाट्यों का मेरू नाट्य कहा जाता है, और एकमात्र लोक नाट्य जो दिन में प्रदर्शित होता है, और ये भील जाति से संबंध आता है इसका। उसके बाद जो बात की थी हमने वो की थी सर्वाधिक लिंगानुपात है इस जिले का। राज्य का प्रथम जैविक गांव इसी जिले में स्थित है, और राज्य का प्रथम पूर्ण साक्षर आदिवासी जिला डूंगरपुर है। ठीक है सर। इस प्रकार हमारा ये डूंगरपुर जिला खत्म होता है। ऑल द बेस्ट, थैंक यू। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। राम राम साहब।